सो वेलकम टू दी क्लास 2 जिसमें हम लोग अभी नेक्स्ट 25 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे PYQs अपन इजीली बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट नंबर 26। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसका पहला पार्ट ये कहता है कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दूसरा पार्ट ये कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। जब अपन यहाँ से हल्का फुल्का मैनिपुलेशन करेंगे तो हम लोग एक और रिजल्ट आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। क्योंकि हम लोग को पता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 27 कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसमें क्या होगा, साई एज ए फंक्शन ऑफ आर दिया रहता है, जिसमें अपन को दिया था K1 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर माइनस K2 आर प्लस K3 इंटू आर स्क्वायर माइनस इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा अपॉन 2। ऐसा इक्वेशन मान लेते हैं। तो K के साथ जो पॉलिनोमियल रहता है उसका जो डिग्री होगा वो बराबर होगा n माइनस एल माइनस 1 के। अब r के साथ स्क्वायर था वो बराबर होगा l के। ई के ऊपर जो पावर होगा वो होगा माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट एन। ठीक है, जहाँ पे ए नॉट अपना फर्स्ट बोहर रेडियस है, एल अपना एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, एन सेल नंबर है। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 28 पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का है पी ऑफ आर वर्सेस आर का ग्राफ दिया रहता है, जिसमें नंबर ऑफ मैक्सिमाज n माइनस एल होंगे और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस 1 होंगे। एंगुलर नोड्स l के बराबर होंगे। टोटल नोड्स जब n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल करेंगे तो n माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 29 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 29 ये बोलता है जो Kp होता है वो बराबर होता है Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। इसको याद करने का ऐसे समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को पीसी लिख सकते हैं, तो एलएचएस में केपी आएगा, फिर आरएचएस में केसी आएगा, मल्टीप्लाइड बाई आर टी की पावर डेल्टा एन जी। चलिए सर डेल्टा एन जी क्या है वो बताइए। डेल्टा एन जी 3 नोटेशन आ रहा है। डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है चेंज, एन होता है मोल्स और जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है गैस। तो चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस दैट इज सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट से हम लोग डेल्टा एन जी निकाल सकते हैं। चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 30 पे। स्टिल वी हैव लेफ्ट विथ 20 कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट नंबर 30 हल्का सा लंबा है, समझेंगे। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और स्टाइकोमेट्रिक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड एस, बस टेम्परेचर एंड स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे m इंटू ए गैसियस है जो देता है n ए गैसियस। K1 कैसे लिखेंगे, b की पावर n डिवाइड बाई a की पावर m। जब हम लोग रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में हो जाता है, यानी K न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन K ओल्ड। जब रिएक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x फैक्टर से, तो जो x फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिए तब जो K न्यू होगा इज इक्वल टू K ओल्ड की पावर x।
k ओल्ड की पावर x। अगर पूरे रिएक्शन को हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जो k न्यू हो जाएगा इज इक्वल टू k ओल्ड की पावर 1/x। ओके, क्लियर है। अगर दो रिएक्शन है, रिएक्शन ए और रिएक्शन बी, दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट नंबर 30 अपना कंप्लीट होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 31 पे आते हैं, हल्का सा थियोरेटिकल है। वो क्या कह रहा है कि जो कैटलिस्ट होता है वो इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी by an equal extent from both side and hence the value of delta H remains same। इम्पॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट जो होता है उसके कारण डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों चेंज नहीं आता है? क्योंकि वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों साइड से इक्वल अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देगा, जिसके कारण डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आएगा कैटलिस्ट के कारण। ठीक है, ठीक है। अब है आर्हेनियस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस इक्वेशन का एक्सप्रेशन है k इक्वल टू ए मल्टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पे k अपना रेट कांस्टेंट है, a अपना प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, e रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है। जो ई ए है वो अपना एक्टिवेशन एनर्जी है, जो टी है अपना वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सही है। अब जब अपन लॉग ले लेंगे, लॉग के इक्विवेलेंट अपॉन 10 बेस 10 सॉरी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टाइम्स 1/t प्लस लॉग ए डैश। ये अपन क्या किए, पहले ln लिए हैं, फिर ln लेने के बाद ln को चेंज किए हैं log बेस 10 में, मसाला बेस 10 में। तो log k2/k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t1 माइनस 1/t2। डिपेंडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। जो हमने बताया ये डिपेंडेंस बता रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। पीछे हम जो बताए थे कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, उसमें नहीं करेगा, केवल टेम्परेचर पे करेगा। यहाँ पे इस इक्वेशन के मुताबिक log ऑफ k2/k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t1 माइनस 1/t2। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 32 में। जो अल्फ़ा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो होता है x अपॉन ए। x होता है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन ए होता है इनिशियल मोल एंड इनिशियल क्या होता है, इनिशियल मोल्स। अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, एक्स जहाँ पे है जितने मोल्स डिसोसिएट हुए और ए क्या है, इनिशियल मोल्स। अब समझना, हम लोग पढ़े हैं क्या, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। सबका मतलब समझे हैं? यस से समझ गए। जो के पी होता है वो डिपेंड करता है अल्फ़ा और टी पे। के पी होता है, के पी जो होता है वो डिपेंड करेगा अल्फ़ा और पी टी पे। के पी जो होता है वो डिपेंड करेगा अल्फ़ा और पी टी पे, जबकि के सी होगा वो डिपेंड करेगा अल्फ़ा पे, वॉल्यूम पे और इनिशियल मोल पे। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 33 पे। जो अपना वेपर डेंसिटी होता है वो बराबर होता है मॉलिक्यूल एम एवरेज बाई 2। वेपर डेंसिटी जो होता है वो बराबर होता है एम एवरेज बाई 2। अगर के सी अपना 10 की पावर -3 से कम है तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर के सी 10 की पावर 3 से ज़्यादा है तो रिएक्शन 100% अकर होगा। एक गिव्स फ्री एनर्जी होता है केमिकल रिएक्शन में, वो होता है डेल्टा जी बराबर। कॉन्सेप्ट नंबर 34 है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है डेल्टा जी, वो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा जी 0 हो जाएगा। तो
तो यानी कि इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी नॉट आएगा वो माइनस आर टी एल एन क्यू के बराबर आएगा, और क्यू किसके बराबर हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम के, ये इक्विलिब्रियम के। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम। ये कब हो रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ठीक है सर, आते हैं कंसेप्ट नंबर 35 पे। देखो आइसोटोप्स समझ में आता है, ये सर आता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, पहला है ड्यूटेरियम, दूसरा है प्रोटियम, तीसरा है ट्राइटियम। या फिर मतलब अगर हम लोग ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में बोले तो सबसे पहले प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का नोटेशन 1H1 1H1, ड्यूटेरियम का 1H2, ट्राइटियम का 1H3। अब थोड़ा सा ट्राइटियम के बारे में बात करते हैं। 1H3, न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। सब प्रोटॉन कितने हैं, 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अब इसका जो N/P रेशियो निकालते हैं ट्राइटियम का, वो हाई है, 2/1 ग्रेटर देन 1 है, हाई है। इसीलिए ये बीटा पार्टिकल्स एमिट करेंगे ट्राइटियम, इसलिए वो क्या है, रेडियो एक्टिव स्पेसीज है, रेडियो एक्टिव है। एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, बहुत बार आया हुआ है, कौन सा आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होता है, तो ट्राइटियम होता है, क्योंकि इसका N/P रेशियो 2/1 जो कि हाई होता है, वो बीटा पार्टिकल एमिट करता है। चलिए अब आते हैं अपन कंसेप्ट नंबर 36 पे। स्टिल वी आर लेफ्ट विद 14 मोर कॉन्सेप्ट, लगे रहना है, जीतेंगे। TlI3 का जब रिएक्शन होगा तो ये टूटेगा Tl प्लस I3 माइनस में। सिमिलरली CsI3 जब टूटेगा वो Cs प्लस और I3 माइनस में टूटेगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता है, जिसको हम लोग आइसोमॉर्फस कहते हैं। Tl 81 होता है एटॉमिक नंबर। Tl प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Xg 54 हो गया, इसका 4f14 5d10 6s2। क्या बोले, 4f14 5d10 6s2। आते हैं कंसेप्ट नंबर 37 पे। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। पहले स्टार्ट करते हैं सुक्रोज से। सुक्रोज का जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। लैक्टोज का होता है बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। मेल्टोज का होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी ग्लूकोज। मेल्टोज का होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी ग्लूकोज। लैक्टोज का होता है बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। सुक्रोज का होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। आते हैं कंसेप्ट नंबर 38 पे। जो ऑक्सीजन है वो उसका लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। इसके पीछे रीज़न है स्मॉल साइज ऑफ एटम। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लीस्ट होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो अगर हम लोग ऑर्डर लिखना चाहे ग्रुप में, ऑक्सीजन के ग्रुप में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा सल्फर का, फिर आएगा सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेलेनियम सबसे ज़्यादा, नहीं सॉरी, सबसे कम ऑक्सीजन, उससे बड़ा टेल्यूरियम, उससे बड़ा सेलेनियम, उससे बड़ा सल्फर। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर का, उससे कम सेलेनियम का, इससे सेलेनियम से कम टेल्यूरियम का, सबसे कम ऑक्सीजन का। भाई सब इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। कंसेप्ट नंबर 39, जो सेली-वेनॉफ टेस्ट होता है वो कीटोज के लिए होता है, और जो ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट होता है वो प्रोटीन्स के लिए होता है। जो ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट होता है वो प्रोटीन्स के लिए होता है। ठीक है सर, कंसेप्ट नंबर 40 पे आते हैं।
जो 2,4-DNP टेस्ट होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए होता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में एग्जांपल में आ गया अल्डिहाइड। अल्डिहाइड जो 2,4-DNP टेस्ट होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए होता है, एग्जांपल में अल्डिहाइड। स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 10 मोर कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट नंबर 41, सेरिक एमोनियम नाइट्रेट एल्कोहल से लिंक्ड है। CHCl3 एल्कोहलिक KOH कार्बाइल अमाइन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। क्या बोले? सेरिक एमोनियम नाइट्रेट अल्कोहल से रिलेटेड है। CHCl3 स्लैश एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय एल्कोहलिक KOH कार्बाइल अमाइन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। फिर आते हैं कंसेप्ट नंबर 42 पे जो सोडियम कार्बोनेट है उसका यूज सॉल्वे प्रोसेस में होता है। सोडियम कार्बोनेट का यूज सॉल्वे प्रोसेस में होता है। टाइटेनियम का यूज वन आर्केल प्रोसेस में होता है। क्लोरीन का यूज डेकेन प्रोसेस में होता है। NaOH का यूज कास्टनर केल्नर प्रोसेस में होता है। कंसेप्ट नंबर 44 पे आते हैं। जब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना होगा तो पासिंग पॉइंट ए वेक्टर दिया हुआ है अपने को x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। नॉर्मल वेक्टर प्लेन पे दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो प्लेन का जो इक्वेशन आएगा वो होगा a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1। कंसेप्ट नंबर 44 ये है जो बोलने वाले हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x स्क्वायर साइन ऑफ रूट टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। पहले अंदर में इंटीग्रेशन है फिर बाहर में लिमिट है। ये बराबर होगा d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन, नहीं ये बराबर नहीं, ये होमवर्क क्वेश्चन है, सॉरी ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये बना के लाओ, ये बना के लाना है। कंसेप्ट नंबर 44 पे दूसरा है, सॉरी पहले d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन g ऑफ x से h ऑफ x f ऑफ t dt। क्या है? f ऑफ t dt है, पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं g ऑफ x से h ऑफ x, बाहर में क्या है? डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर डिफ्रेंसिएशन, तो ये बराबर हो जाएगा f ऑफ h ऑफ x इंटू h डैश ऑफ x माइनस f ऑफ g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x। ये अपना कंसेप्ट नंबर 45 कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कंसेप्ट नंबर 46 पे आते हैं। ये कंसेप्ट है बॉन्ड एंगल्स को चेक करने के लिए। सबसे पहले बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर के। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अगर जीरो लोन पेयर है तो मज़े करो, बॉन्ड एंगल सेम होंगे। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो चेक करो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। लोन पेयर इंक्रीजेज रिपल्सन एंड डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल। लोन पेयर होगा वो इंक्रीज करेगा रिपल्सन को, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेगा। लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करता है इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड, इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन सेम है और डिफरेंट सेंट्रल एटम है और सेम साइड एटम है तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एटम। डिफरेंट साइड एटम है सेम सेंट्रल एटम है तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड एटम। एक्सेप्शन फ्लोरीन का लोएस्ट होता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। क्वेश्चन है होमवर्क के लिए PF3 PCl3 PI3 PBr3 में बॉन्ड एंगल बताना है। कंसेप्ट नंबर 47 पे आते हैं।
सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है तीन वेरिएबल में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस p3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल टू 0। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तीन वेरिएबल्स में। डेल्टा जो होगा वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1, सेकेंड रो में आएगा a2 b2 c2, थर्ड रो में आएगा a3 b3 c3। डेल्टा x में क्या होगा, जो कॉलम पहला कॉलम है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करना है, जैसे डेल्टा एक्स बताते हैं d1 b1 c1। फिर सेकेंड नीचे रो में आएगा d2 b2 c2 और d3 b3 c3। उसी तरह डेल्टा y निकालना है तो a1 d1 c1, a2 d2 c2, a3 d3 c3 निकाल लेंगे। जो सॉल्यूशन होता है वो होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है यानी कि कोई सॉल्यूशन है तो उसमें दो तरीके से आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0। यूनिक के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। इनकंसिस्टेंट मतलब डेल्टा नो सॉल्यूशन, इसका कंडीशन है डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल टू 0। तीन मोर कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, आराम से बताते हैं, लगे रहना है, जीतेंगे। कंसेप्ट नंबर 48 है कि r इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज टू दी पावर 1/3, जहाँ पे a अपना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है जो कि मास नंबर के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 49, EM वेव्स जैसे कि रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट वेव्स, एक्स रेज कैन बी पोलराइज्ड। जो EM वेव्स है जैसे कि रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, इसको पोलराइज कर सकते हैं। और साउंड वेव्स जैसे कि अल्ट्रासोनिक वेव हो गया, इसको पोलराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट है 50 नंबर, आज का लास्ट, ये सेकेंड एपिसोड सेकेंड क्लास का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फोर्स बाय वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑन अनदर। एक प्लेट कैपेसिटर के कारण दूसरे प्लेट पे क्या फोर्स लगेगा वो होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, इसके बारे में भी अपन और भी बताएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फोर्स बाई स्प्रिंग जो होता है वो होता है kx के बराबर, होता है kx के बराबर। इस प्रकार आज का फिर से हम लोग का मतलब कि 20 से 50 तक 25 अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, समझ लिए। इससे मैं गारंटी लेता हूँ कि मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो आसानी से PYQs के बन जाएंगे, इससे ज़्यादा भी PYQs बन जाएंगे। ये जेईई मेंस में तो 2021 में तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। ध्यान से समझना है, इसको रिवाइज करते जाना है, जब भी मौका मिले एक बार रिवाइज करते जाना है और पॉजिटिव फीलिंग रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। कम पढ़ना है, कम सोचना है, मगर जो पढ़ना है अपना 100% देना है, 100% याद रखना है। क्वेश्चन बहुत इजी भी आता है, हार्ड भी आता है, इजी क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, उसके लिए तो हम टिप पे होना चाहिए ये सब इन्फॉर्मेशन। तो हो गया, तभी भी मेरे पास 1 मिनट बाकी है तो 1 मिनट कुछ बात कर लेते हैं। जेईई मेंस 2022 देने जाएंगे, मेरा भी 22 जेईई मेंस 2022 देना है मेरे को भी, ऐसे मैं हूँ ड्रॉपर। और जेईई मेंस 2021 में मेरा हाईएस्ट परसेंटाइल आया था 90.4 परसेंटाइल। ठीक है, तो इस बार भी और अच्छा लाना है मेरे को और एडवांस भी क्लियर करना है, बढ़िया से करके दिखाएंगे ही। पॉजिटिव रहना है, स्माइल करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव स्माइल एंड पॉजिटिव, अपना 100% देना है। यस आई कैन एंड आई विल। थैंक यू।
ओके, एंड करते हैं।